नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो अन्याय, कड़े संघर्ष और कभी न टूटने वाले हौसले की एक बेहद शक्तिशाली कहानी है। देखा जाए तो ये कहानी सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज दुनिया भर में मिल रही कामयाबी की एक मजबूत नींव भी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर पर निकलते हैं, जो भावुक भी करेगा और अंदर तक प्रेरित भी। देखिए, इस पुरानी कहानी को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा आज के आधुनिक दौर में आना होगा। हाल ही में ग्लोबल पॉप आइकॉन दिलजीत दोसांझ ने द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन में एक ऐसा बयान दिया जिसने सच में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई आम पॉप कल्चर मोमेंट नहीं था। ये एक सदी पुराने गहरे घाव और आज की शानदार जीत को जोड़ने वाला एक सीधा पुल था। जरा इन शब्दों पर गौर करें। उन्होंने कहा, 1914 में जब हमारे लोग पहली बार कनाडा आए तो उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया, और आज 55,000 लोग हमारे शो में आए। ये वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है ना। एक तरफ वो बीता हुआ कल है जहां पूरी तरह से सिस्टम बनाकर एक समुदाय को बाहर कर दिया गया था, और दूसरी तरफ आज का वो वर्तमान है जहां उसी समुदाय को खुले हाथों से अपनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि जिस 1914 की बात हो रही है, उस साल आखिर हुआ क्या था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1914 के वसंत में। ये कामागाटा मारू नाम का एक जापानी जहाज था जिसने हांगकांग से ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर की ओर अपनी यात्रा शुरू की थी। सच कहूं तो ये कोई आम सफर नहीं था। ये उन सैकड़ों लोगों की उम्मीदों की उड़ान थी जो एक नई दुनिया में अपने लिए एक नया जीवन बनाने का सपना देख रहे थे। अब अगर हम जहाज पर मौजूद लोगों की बात करें तो इस पर कुल 376 यात्री सवार थे। इनमें 340 सिख, 24 मुस्लिम और 12 हिंदू शामिल थे। ये सभी ब्रिटिश इंडिया के पंजाब से थे और तकनीकी रूप से देखा जाए तो ब्रिटिश नागरिक थे। ये आंकड़े सिर्फ कुछ नंबर नहीं हैं। ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलकर पूरी एकता के साथ एक बेहतर भविष्य की तलाश में निकले थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन्हें अपना घर आखिर छोड़ना क्यों पड़ा। खैर, 1914 तक पंजाब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए भर्ती का मुख्य केंद्र बन चुका था। अंग्रेजों ने इस राज्य को एक वफादार प्रांत की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन ये रिश्ता बहुत ही एकतरफा और शोषक था। खेती में हुए बदलावों और कर्ज के जाल ने गांव में भारी संकट पैदा कर दिया था, और उस पर सबसे भयानक बात ये थी कि 1900 के दशक की शुरुआत में मलेरिया और प्लेग जैसी महामारियों ने तबाही मचा दी थी। जालंधर और होशियारपुर के इन कर्ज में डूबे किसानों के पास अपना देश छोड़कर जाने के अलावा सच में कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसी मजबूरी और उम्मीद के बीच एक नाम उभरकर सामने आता है, गुरदित सिंह। वो सिंगापुर में रहने वाले एक पंजाबी कारोबारी थे। उन्होंने जानबूझकर इस जहाज को किराए पर लिया था। उनका मकसद सिर्फ लोगों को ले जाना नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर कनाडा की नस्ल भेदी इमिग्रेशन नीतियों को चुनौती देना था। आइए देखते हैं कि उन यात्रियों को किन नियमों का सामना करना पड़ा। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य के वो खोखले वादे थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात कही गई थी, और दूसरी तरफ था कनाडा का 1908 का कंटिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन। इस कड़े नियम का मतलब था कि कनाडा में सिर्फ वही व्यक्ति आ सकता था जो अपने जन्म के देश से बिना कहीं रुके बिल्कुल सीधी यात्रा करके आया हो। इसके साथ ही शिपिंग कंपनियों पर दबाव डाला गया कि वे भारत से सीधे टिकट ही ना बेचें। भले ही इसे कागजों पर सीधे तौर पर नस्लवादी ना कहा गया हो, लेकिन इसका साफ और इकलौता मकसद दक्षिण एशियाई लोगों को कनाडा से दूर रखना था। आप जरा इस नंबर को देखिए, $20,000। जब जहाज वैंकूवर पहुंचा और उसे बंदरगाह पर रुकने तक नहीं दिया गया, तब वहां के स्थानीय दक्षिण एशियाई समुदाय ने एकजुट होकर ये भारी भरकम रकम जुटाई। ये पैसा जहाज का चार्टर अपने हाथ में लेने और अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठा किया गया था। आज के समय में भी ये रकम काफी बड़ी है। जरा सोचिए उस वक्त कितनी बड़ी रही होगी। ये दिखाता है कि उस समुदाय में अपने अधिकारों के लिए लड़ने का कितना मजबूत जज्बा था। कानूनी लड़ाई हारने के बाद मामला और गर्मा गया। 23 मई को जहाज बुराड इनलेट पहुंचता है। प्रधानमंत्री रॉबर्ट बोर्डन जहाज को किनारे से दूर ही लंगर डाले रखने का आदेश देते हैं। बातचीत काट देते हैं और तो और यात्रियों का खाना पानी तक रोक देते हैं।
पूरे 2 महीने के इस अमानवीय इंतजार के बाद 19 जुलाई को 150 हथियारबंद पुलिस वालों ने जहाज पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन यात्रियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने कोयले और लोहे के टुकड़ों से पुलिस का डटकर मुकाबला किया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। अंततः सरकार ने एक नौसैनिक युद्धपोत भेज दिया। सिर्फ 22 यात्रियों को उतरने की इजाजत मिली और 23 जुलाई को नौसेना की निगरानी में जहाज को वहां से वापस भेज दिया गया। असल में ये पूरी यात्रा सिर्फ इमिग्रेशन तक सीमित नहीं रह गई थी। जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा, इस जहाज का जुड़ाव एक बहुत बड़े राजनीतिक आंदोलन से हो गया। जहाज पर मौजूद यात्रियों का गुस्सा और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उनका अविश्वास अब एक संगठित बगावत का रूप लेने लगा था। गदर आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1913 में अमेरिका के पश्चिमी तट पर बसे प्रवासी पंजाबियों ने की थी। लाला हरदयाल के नेतृत्व में यह आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन को हथियारों के बल पर उखाड़ फेंकने के लिए समर्पित था। इनका अखबार अंग्रेजी राज का दुश्मन के नाम से छपता था। जब ये कामागाटा मारू जहाज जापान की योकोहामा में रुका तो गदर कार्यकर्ता जहाज पर चढ़ गए। उन्होंने वहां भाषण दिए और क्रांतिकारी किताबें बांटी। बस इसी वजह से जहाज पर मौजूद यात्री ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों की नज़रों में सीधे तौर पर संदिग्ध बन गए। और जब ये जहाज वापस लौट रहा था, तब ब्रिटिश अधिकारियों ने शक के आधार पर जहाज को हांगकांग या सिंगापुर में रुकने तक की अनुमति नहीं दी। इसके बाद जो हुआ वो इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। हुआ कुछ यूं कि सितंबर के आखिर में महीनों से थके हारे और भूखे प्यासे यात्रियों से भरे इस जहाज को कलकत्ता के पास लंगर डालने के लिए मजबूर किया गया। जहाज से उतरते ही पुलिस ने इन थके हुए लोगों को जबरदस्ती पंजाब जाने वाली ट्रेनों में ठूसने की कोशिश की। जब महीनों की प्रताड़ना के बाद यात्रियों ने इसका विरोध किया और शहर की ओर शांतिपूर्ण मार्च करना शुरू किया, तो पता है पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने इस विरोध का जवाब सीधे गोलियों से दिया। ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं, ये बेहद दिल दहला देने वाली सच्चाई है। पुलिस की इस क्रूर फायरिंग में 20 लोगों की जान चली गई। दर्जनों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ये उन लोगों की कुर्बानियां हैं जो सिर्फ एक बेहतर जिंदगी की तलाश में निकले थे। और रही बात गुरदीत सिंह की, जिन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की थी, वो कई सालों तक पुलिस से बचते रहे। आखिरकार महात्मा गांधी के कहने पर 1920 में उन्होंने सरेंडर कर दिया और 5 साल जेल में बिताए। इस भयानक त्रासदी के बाद गदर आंदोलन की आग और भी तेज हो गई। करतार सिंह सराभा जैसे शहीदों ने भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के अंदर आज़ादी की लौ जलाई। लेकिन इस कहानी का अंत सिर्फ दुख और आंसुओं से नहीं होता। चलिए यहां से वापस आज के दौर में लौटते हैं। सच कहें तो कनाडा को अपनी इस ऐतिहासिक गलती को मानने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। 2008 में दी गई एक अनौपचारिक माफी को समुदाय ने पूरी तरह खारिज कर दिया था। आखिरकार साल 2016 में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर आधिकारिक रूप से माफी मांगी। यह इस बात को खुले तौर पर स्वीकारना था कि ब्रिटिश साम्राज्य के समान अधिकारों के वादे कभी भी सबके लिए थे ही नहीं। अंत में इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करना चाहूंगी। 1914 में बंदरगाह से बाहर खदेड़े जाने से लेकर आज उसी देश के बड़े बड़े स्टेडियम्स को खचाखच भर देने तक ये कभी न टूटने वाला हौसला हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि अन्याय चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, साहस और एकता के आगे उसे एक न एक दिन झुकना ही पड़ता है। कामागाटा मारू से लेकर आज के इस ग्लोबल मंच तक का सफर इंसानी जज्बे की एक बेहद शानदार मिसाल है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने इस ऐतिहासिक घटना को गहराई से समझने में मदद की होगी। धन्यवाद।